नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सीबीआई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार, अनुच्छेद 131 के तहत लाया गया है मामला। केंद्र ने सीबीआई पर कंट्रोल से किया मना। हिंदू विवाह केवल डांस और सॉन्ग्स तक सीमित नहीं, विवाह एक पवित्र संस्कार, बिना रस्में निभाए विवाह नहीं होगा वैध। और शख्सगाम वैली में चीन के निर्माण पर भारत ने जताई आपत्ति। चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1963 को बताया इल्लीगल। पीओके में है शख्सगाम वैली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। सीबीआई इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट केंद्र सरकार की तरफ से आया है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट में दिया था। देखिए, हुआ यह है कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया था। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया गया है। अनुच्छेद 131 है क्या, इस पर बात करने से पहले मामला क्या है यह समझ लेते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को लेकर मामला दर्ज कराया है। उनके मुताबिक सीबीआई राज्य में पश्चिम बंगाल सरकार की असहमति के बावजूद न केवल मामले दर्ज कर रही है बल्कि जांच भी कर रही है। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद पर आरंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की शक्ति प्रदान करता है। यह विवाद केंद्र तथा एक या एक से ज्यादा राज्यों के बीच हो सकता है, या विवाद में एक तरफ केंद्र और कोई राज्य या कई राज्य हों और दूसरी तरफ एक या एक से ज्यादा राज्यों का होना, या फिर मामला दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच का हो। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हासिल है। इसके दो मतलब हैं। एक्सक्लूसिव से मतलब है कि इन मामलों पर फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, देश में कोई अन्य न्यायालय इस तरह के विवादों पर फैसला नहीं कर सकता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से मतलब है कि विवाद को पहली बार में ही सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले किसी और कोर्ट में मामला चला फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। मामले को सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। अब इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार अनुच्छेद 131 के तहत कोर्ट गई है। इसका मतलब है कि सीबीआई के एक्शन के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसी मामले पर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है, भारत संघ ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है, मामला सीबीआई ने दर्ज किया है और सीबीआई भारत संघ के नियंत्रण में नहीं है। इस पूरे मामले के चलते चर्चा में आई संस्था है सीबीआई। तो आइए समझते हैं कि सीबीआई क्या है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई का गठन 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा किया गया था। इसका गठन संथानम आयोग की सिफारिश पर किया गया था। वर्तमान में सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के तहत कार्य करता है। सीबीआई देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इसके पास गंभीर मामलों का इन्वेस्टिगेशन करने और देश की पुलिस बलों को भ्रष्टाचार से लड़ने में लीडरशिप मुहैया कराने की दोहरी जिम्मेदारी है। सीबीआई में क्राइम के लिए 3 डिवीजन तैयार किए गए हैं। इनमें एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन शामिल हैं। गौरतलब है कि यह संवैधानिक या सांविधिक संस्था नहीं है। हालांकि इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। इसके मुख्य काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुराचार आदि मामलों की जांच करना। इसके अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करना, साथ ही यह भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम भी करती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। 2014 तक सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के आधार पर की जाती थी, लेकिन बाद में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के मुताबिक सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए एक कमेटी का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 2021 में सरकार ने सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर अधिकतम 5 साल कर दिया है।
किसी हिंदू शादी के बारे में सोचते वक्त आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? हिंदू शादी को लेकर आपकी जो भी परिभाषा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हिंदू शादियों का मतलब डांस, लाउड म्यूजिक, खाना पीना और दहेज मांगने तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। इसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत तब तक वैलिड यानी मान्य नहीं माना जा सकता जब तक कि वैवाहिक रस्मों को उनके उचित तरीके से परफॉर्म ना किया गया हो। कोर्ट के मुताबिक विवाह कोई कॉमर्शियल इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक महिला और पुरुष को पति पत्नी का दर्जा दिए जाने का फाउंडेशन इवेंट है। ये भविष्य में एक परिवार का निर्माण करते हैं और परिवार भारतीय समाज की आधारभूत इकाई है। कोर्ट ने माना है कि विवाह पवित्र है क्योंकि ये दो लोगों का आजीवन गरिमापूर्ण, स्वस्थ और सहमति पर आधारित संबंध स्थापित करता है। इन बातों को कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के तहत बताया है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7(1) के तहत बिना रस्मों रिवाज के विवाह को संपन्न नहीं माना जा सकता। सेक्शन 7(2) के मुताबिक इन रस्मों में सप्तपदी यानी 7 फेरे, जो कि ब्राइड एंड ग्रूम पवित्र अग्नि के सामने लेते हैं, शामिल हैं। 7 फेरों के बाद ही विवाह को कंप्लीट और बाइंडिंग माना जाता है। कोर्ट ने इसमें एक बात और साफ की है कि केवल मैरिज सर्टिफिकेट से एस्टैब्लिश नहीं होगा शादी हुई है, रस्मों रिवाजों को परफॉर्म करना होगा और इसका प्रूफ भी देना होगा। कोर्ट ने यहां पर ऋग्वेद का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक सप्तपदी के बाद ब्राइड एंड ग्रूम सखा यानी फ्रेंड्स बन जाते हैं। विवाह में बेटर हाफ जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि दोनों बराबर रूप से शादी में पार्टनर होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि विवाह तो एक नितांत निजी मामला है, कोर्ट हमें क्यों बता रहा है कि शादी कैसे होगी? यहां आप बिल्कुल सही हैं, विवाह नितांत निजी मामला है, लेकिन केवल तब तक जब तक वो आप और आपके पार्टनर तक सीमित है। जब आप अपने विवाद को कोर्ट लेकर जाएंगे तो कोर्ट विवाह की वैलिडिटी का प्रूफ मांगेगा। जब तक शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ रहा है, तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शादी किस तरीके से की है। लेकिन अगर आप शादी में डिस्प्यूटेड हैं तो आप केवल मैरिज सर्टिफिकेट से काम नहीं चला सकते। कोर्ट के विचार ऐसे ही एक डिवोर्स के केस में सामने आए हैं। आपको बता दें कि भारत में शादियों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट भी काम करता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत का कानून 2 अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी की अनुमति देता है। ये कानून सभी भारतीय नागरिकों के लिए मान्य है, साथ ही उनके लिए भी जो भारतीय तो हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं। इस अधिनियम के तहत विवाह 2 पक्षों के बीच धर्मनिरपेक्ष अनुबंध है। यह व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन किए बिना अपने धर्म या आस्था के बाहर विवाह करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम के तहत विवाह का विकल्प चुनने वाले जोड़ों को विवाह रजिस्ट्रार को 30 दिन पहले सूचना देनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देश अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। किसी समुदाय के हित या विचारधारा बाद में आती है। ऐसा ही कुछ उइगुर मुसलमानों के मामले में देखने को मिलता है। दुनिया में मुसलमानों के हितों के पुरोधा माने जाने वाले कई बड़े देश उइगुर मुसलमानों के मामले पर चुप्पी साधे रहे हैं। यूएसए जैसे कुछ देश इन मामलों को उठाते भी हैं तो उनके पीछे मकसद चीन की आलोचना करना भर होता है। व्यापक तौर पर ऐसे प्रयास नहीं किए जाते जिससे लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे इस समुदाय की स्थिति को बदला जा सके। हम बात कर रहे हैं चीन में सबसे बड़े उइगुर मुस्लिम समुदाय की। दरअसल वर्ल्ड उइगुर कांग्रेस 3 से 6 मई 2024 के दौरान 20वीं एनिवर्सरी का आयोजन करेगी। इसका गठन 16 अप्रैल 2024 को म्यूनिख में किया गया था। उइगुर मुस्लिम चीन के शियाजियांग प्रांत में निवास करते हैं। चीन में जो उइगुर मुसलमान रह रहे हैं वो अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह से संबंध रखते हैं। माना जाता है कि ये मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया के रहने वाले हैं। चीन में इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। ऐसा दावा है कि यह समुदाय चीन से अलग होना चाहता है। चीन की वन चाइना पॉलिसी के चलते चीन ऐसा नहीं चाहता। इसके चलते इनके विरोध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चीन द्वारा यहाँ डिटेंशन कैंप लगाकर कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का अनुमान है कि हाल के सालों में चीन के शियाजियांग क्षेत्र में बने डिटेंशन कैंप्स में करीब 10 लाख उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है।
इसमें मुख्य रूप से तुर्की भाषा बोलने वाले उइगर और दूसरे अल्पसंख्यक मुसलमान शामिल हैं। चीन ने शुरू में तो इन डिटेंशन कैंप्स के अस्तित्व को ही नकार दिया था, लेकिन बाद में कहा है कि ट्रेनिंग सेंटर है और चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्टों से पता चला है कि कथित तौर पर उइगुर बंदियों को हिरासत शिविरों के भीतर और बाहर अक्सर कठोर परिस्थितियों में जबरन श्रम का शिकार बनाया जाता है। माना जाता है कि यह जबरन श्रम उइगुरों को चीन के कार्यबल में एकीकृत करने और उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को दबाने की चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के भीतर मानवाधिकारों के लिए जिम्मेदार मुख्य अंतर सरकारी निकाय है। इसका गठन 2006 में जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसका मकसद है कि दुनिया के सभी लोग अपने अधिकारों को जान सकें और उनका उपयोग भी कर सकें। इसके कामों में यूएन के सभी देश हिस्सा लेते हैं, लेकिन काउंसिल के निर्णय केवल 47 मेंबर स्टेट द्वारा ही लिए जाते हैं। इन 47 मेंबर स्टेट्स का चुनाव यूएन के सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यूएन में कुल 193 सदस्य देश हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से खबर आ रही है कि भारत सरकार ने शक्सगाम वैली में चीन द्वारा की जा रही निर्माण गतिविधियों को लेकर सख्त आपत्ति जताई है। भारत ने साफ किया है कि शक्सगाम वैली को भारत अपना हिस्सा मानता है। साथ ही भारत ने कभी भी चीन पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1963 को स्वीकार नहीं किया है। बता दें कि शक्सगाम वैली ट्रांस काराकोरम ट्रैक का हिस्सा है, जो कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा विवादित है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने इस हिस्से को एक गैर विधिक समझौते के तहत चीन को सौंप दिया था। इसी समझौते को चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1963 के नाम से जाना जाता है। अब इसी इलीगल ऑक्यूपेशन में चीन अपनी निर्माण गतिविधियां कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक चीन ने शक्सगाम घाटी में 5180 वर्ग किलोमीटर के अलावा अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहीं से गुजरता है। इस पर भी भारत ने आपत्ति जाहिर की है। अब आइए वक्त है आज के बुलेटिन में रैपिड न्यूज को देखने का। भारत में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सहयोग से आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाया गया है। दरअसल DRDO ने स्मार्ट सिस्टम यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। इस स्मार्ट सिस्टम में एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल कैरियर शामिल है तथा इसमें 20 किलोमीटर की रेंज वाला एक हल्का टॉर्पीडो और पेलोड के रूप में 50 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक वॉरहेड शामिल है। इसे DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। यह भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ावा देगी। भारत सरकार विस्फोटक अधिनियम 1884 के स्थान पर विस्फोटक विधेयक 2024 का ड्राफ्ट पेश करने की योजना बना रही है। नया विधेयक व्यापार करने को आसान बनाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसके अलावा इस कानून के तहत केंद्र सरकार लाइसेंस देने, निलंबित करने या रद्द करने के साथ साथ अन्य निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण को नामित करेगी। वर्तमान में पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी PESO किसी भी विस्फोटक सामग्री के निर्माण, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात के लिए जिम्मेदार है। विस्फोटकों में बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लाइकोल, ड्राई नाइट्रोटालुइन और प्रिक्रिक एसिड शामिल हैं। भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक को होस्ट करेगा। दोनों बैठकों की मेजबानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से की जाएगी। इस बैठक का आयोजन 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि, केरल में किया जाएगा। यह मेजबानी अंटार्कटिका को संरक्षित करने के प्रयासों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। भारत 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार देश रहा है। यदि अंटार्कटिक संधि की बात करें तो 1959 में वॉशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर के साथ अस्तित्व में आई थी और 1961 में लागू हुई। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव की स्थापना 2006 में की गई थी। यह नॉर्वे और भारत सरकार के बीच हुए समझौते का परिणाम था, जिसका उद्देश्य भारत में मातृ, नवजात और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सतत प्रयास करना है।
नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्ट्रेटेजिक, कैटेलिटिक और इनोवेटिव सहायता प्रदान करता है। इसके 4 उच्च फोकस वाले राज्यों में बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। विश्व ट्यूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। इसे मनाए जाने के लिए 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर मतदान के लिए विचार प्रस्तुत किया, जिसके बाद इसे 2017 में पहली बार मनाया गया। यह टूना मछली के महत्व और पानी में उसकी घटती संख्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि कैसे अनियमित मछली पकड़ने की तकनीकी और दुर्भाग्यपूर्ण संरक्षण प्रबंधन के कारण इसकी आबादी निरंतर घट रही है। भारत लगातार 2 वर्षों से BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के किसी बड़े इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है। वैश्विक संचालन संस्था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसके संदर्भ में जानकारी दी। इस जानकारी के अनुसार भारत 2025 में BWF यानी विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके लिए गुवाहाटी के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को चुना गया है। भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी दूसरी बार कर रहा है। इसके पहले इसका आयोजन वर्ष 2008 में पुणे में हुआ था। इसके अलावा भारत 2026 के मार्की सीनियर इवेंट की भी मेजबानी करेगा। हालांकि इसके लिए शहर की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। उन्हें यह खिताब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा दिया गया है। सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि पाने वाली तीसरी भारतीय महिला हैं। उनसे पहले यह खिताब वैशाली कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली को मिल चुका है। चलिए वक्त है बुलेटिन से बनने वाले कुछ प्रश्नों को देखने का। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता से, अभिलेख न्यायालय से, सलाहकारी शक्ति, मूल अधिकारों का गारंटर। अगला प्रश्न है, सीबीआई का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? संथानम समिति, होता समिति, बलवंत राय मेहता समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति? एक और नजर डाल लेते हैं। आइए पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय स्थित है जेनेवा, द हेग, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? इसका सही जवाब है विकल्प बी, द हेग। अगला प्रश्न था, थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या फिर टेनिस से? इसका सही जवाब है विकल्प ए, बैडमिंटन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।